I will now request. जी, नमस्ते. Can you hear me? Yes, we can hear you. He is a great researcher, and because of his interest in research, he is worked out as to how the nakshatras have evolved, and that is what I think he will be covering today. Hitesh, the only trouble is we positive time because we overshot a bit somewhere, so somebody's got to cover it up. And Sure. Dr. Anjayolu will be waiting for you, so therefore it's. Sure. So I will. Thank you very much. Yeah, Thank I will rush through this. So just let me know if you can see the screen. Yes. Yeah. We So, can see. Minimize this. Yeah. Thank you very much. आज मैं नक्षत्रों के सिद्धांत के विदेशी मूल का खंडन करूंगा. तो ब्रिगेडियर साहब ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हिंदी में अपना प्रेजेंटेशन करूं तो बेहतर रहेगा. तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं ये हिंदी में ही करूं. ठीक है. तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा. प्रस्तावना पे जाता हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं इस प्रेजेंटेशन में क्या करने का प्रयास कर रहा हूं. मैं अक्सर पाश्चात्य और भारतीय दोनों विद्वानों के एक वर्ग से इस दावे का सामना करना पड़ता है कि या तो सारा का सारा भारतीय ज्योतिष विदेश से आया है, उसकी उत्पत्ति कहीं और हुई है, या भारतीय ज्योतिष का कोई एक अंग और हो सकता है अधिकांश अंग वह उसकी उत्पत्ति कहीं और हुई है. ठीक है. तो ये कोई नई बात है नहीं, हमने बहुत बार सुना है. लोग कहेंगे कि भारतीय ज्योतिष ग्रीस से आया, भारतीय ज्योतिष चीन से आया, भारतीय ज्योतिष अरब राज्यों से आया, वगैरह वगैरह. हमें से कई लोग क्या करते हैं, जब हमारे समक्ष ऐसे दावे प्रस्तुत होते हैं तो हम उसे नकार देते हैं, खारिज कर देते हैं, पर ध्यान भी नहीं देते. हम में से कई लोगों का रवैया ऐसा होता है कि हमें ऐसे दावों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि वो असत्य है. तो यानी मैं खंडन भी नहीं करना चाहूंगा. मैं जानता हूं कि भारतीय ज्योतिष जो है वो भारत से ही है और बाकी दुनिया चाहे जो भी कहे कहती रहे, मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है. तो कुछ लोगों का तो ये रवैया होता है. और लोगों का ये रवैया होता है कि अगर ये सच भी हो तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है. कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि भारतीय ज्योतिष की उत्पत्ति कहीं और हुई हो सकता है ये किसी और देश से हमारे देश में आई हो, तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा यह मानना है कि अगर हम इस तरह के दावों का विरोध ना करें तो इससे होता क्या है कि ऐसे दावों को और बल मिलता है और बल मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप लोग समय के साथ उन्हें सच मानने लगते हैं. मेरा प्रयास इस प्रेजेंटेशन में यह होगा कि इनमें से जो एक दावे हैं, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग दावे हैं कि भारतीय ज्योतिष की उत्पत्ति कहीं और हुई है, उसमें से एक यह है कि नक्षत्रों की जो भारतीय सिद्धांत है, जो नक्षत्रों का जो सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति बेबीलोन के सितारों की सूची से हुई है. तो बेबीलोन आप में से कई लोग जानते होंगे एक प्राचीन सभ्यता थी. तो यह मानना है कई लोगों का, विद्वानों का, कि बेबीलोन में खगोल शास्त्र सबसे पहले शुरू हुआ था. सितारों की सूचियां उन्होंने सबसे पहले बनाई थी और फिर वो जब सूचियां भारत आई तब वो भारत आकर नक्षत्र बन गई. ठीक है. तो यह एक दावा है. मैं इस दावे का विरोध करने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आज मैं नक्षत्रों पर फोकस करूंगा, परंतु मुझे ऐसे अन्य मंच मिलेंगे जब मैं अन्य ज्योतिषीय अवधारणाओं के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, अपने तर्कों को प्रस्तुत करूंगा और व्यापक रूप से इस तर्क का खंडन कर पाऊंगा. खंडन करने का क्रम यह भी मैं आपसे बता दूं कि मैं ये खंडन करूंगा कैसे. तो
कई बार हमारे समक्ष जब ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं तो हम लोग खंडन करने के लिए या तो भारतीय ज्ञान की प्राचीनता इसको सामने रखते हैं या भारतीय स्तोत्रों के अधिकार का हवाला देते हैं। जैसे कि अगर मुझे नक्षत्रों के बारे में ही बात करनी है तो मैं यह कह सकता हूं कि देखिए, रामायण में श्री राम का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होने के बारे में उल्लेख है। तो अगर रामायण काल से हमें नक्षत्रों के बारे में पता था तो रामायण काल तो 7,000 साल 8,000 साल पहले का रहा होगा। तो वो कम से कम उस समय से हमें नक्षत्रों के बारे में ज्ञान है ना। तो एक हम यह कह सकते हैं, या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये देखिए नक्षत्र भारत से ही आए होंगे क्योंकि यह चीज हमारे इस ऋषि ने या उस मुनि ने कहा है। ठीक है, तो हम कई बार ये हवाला देते हैं। लेकिन इस तरह के तर्क के साथ चुनौती है, और ये क्या चुनौती है? ये चुनौती ये है कि दूसरा पक्ष अक्सर भारतीय ग्रंथों की कथित उम्र से असहमत होता है। जैसे ही मैं कहूंगा कि रामायण 7,000 या 8,000 साल पुराना है, कई पाश्चात्य लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे नहीं, रामायण से 2,000 साल पुराना है। रामायण की रचना प्रथम शताब्दी या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुई थी, है ना। और ऐसे में फिर होता क्या है कि मैं अपना कहता रहूंगा, वो उनका कहते रहेंगे, और ऐसे में संवाद आगे बढ़ेगा नहीं। वैसे ही अगर हम भारतीय जो लेखक हैं उनके अधिकार को लेके बात करेंगे कि नहीं नहीं, ये तो इन ऋषि ने कहा है इसीलिए ये प्रमुख है, उस ऋषि को दूसरे लोग तो मानते नहीं हैं। अगर मानते नहीं तो वो केवल ऋषि वाक्य है इसीलिए वो मान ले, यह हो नहीं सकता ना। तो हमारे पक्ष विदेशी स्तोत्रों की वैधता और महत्व को स्वीकार नहीं करते, तो ये भी हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि दो तरफा संवाद हो नहीं पाता। हम अपना कहते रहेंगे, वो अपना कहते रहेंगे, और ये संवाद नहीं होगा, ये केवल शोर होगा। तो मेरा प्रयास है कि इस शोर से हम हटे और संवाद कर सकें। तो इसलिए भारतीय इतिहास में ही एक मौजूद तर्कशास्त्र का प्रतिमान है, एक तरीका है तर्कशास्त्र करने का, मैंने उसका उपयोग किया है। और ये क्या है, इसमें सबसे पहले हम एक पूर्व पक्ष रखेंगे, है ना। तो मैं पूर्व पक्ष से शुरू करूंगा। पूर्व पक्ष क्या होता है? पूर्व पक्ष वो होता है दूसरे पक्ष का क्या तर्क है। तो दूसरे पक्ष का जो तर्क है उसका निष्पक्ष अध्ययन। तो मैं पहले दूसरा पक्ष जो कहता है वो क्या कहता है वैसे के वैसे आपके समक्ष रखूंगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर पक्ष यानी हमारा क्या पक्ष है वो प्रस्तुत करूंगा, और उस उत्तर पक्ष पर आधारित खंडन होगा मेरा, है ना। और जब मैं खंडन करूंगा तब मेरा प्रयास यही होगा कि हमारे जो भी मैं तथ्य प्रस्तुत करूं वो अकाट्य हो। इसका मतलब वो जो रिफ्यूट ना किया जा सके, जिसे आप खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ऐसे ही तथ्यों की प्रस्तुति करूंगा। और ये जो पूर्व पक्ष पहले रख कर फिर बाद में उत्तर पक्ष बारे में बात करना चाहता हूं, इससे हम निर्णय पर भी आ पाएंगे। और क्योंकि हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो, और हम सब नक्षत्रों के छात्र हैं, तो मुझे यकीन है कि हम सब इस बात से सहमत तो होंगे कि पूर्व के बिना उत्तर नहीं होता, है ना। चाहे हम पूर्वा भाद्र की बात करें, उत्तरा भाद्र की बात करें, ऐसे कम से कम 3 उत्तर नक्षत्र हैं जो पूर्व नक्षत्र के बाद ही आते हैं। तो सबसे पहले तो पूर्व की ही बात करनी चाहिए, है ना, पूर्व पक्ष की बात करनी चाहिए। तो इसके पहले कि मैं पूर्व पक्ष में जाऊं, बेबीलोनिया की सभ्यता जो है उसकी एक पृष्ठभूमि मैं आपको दे दूं। एक्चुअली ये हाइड नहीं हो रही है, कुछ आइडिया है ये हाइड कैसे करते हैं? तो बेबीलोनिया जो है वो मध्य दक्षिणी मेसोपोटामिया यानी जो आज का इराक और सीरिया है, इसके कुछ हिस्सों में था,
ठीक है, और यह एक अक्कादियन भाषीय राज्य था, अक्कादियन भाषी और अक्कादियन सांस्कृतिक क्षेत्र था। ठीक है, बेबीलोनिया का जो साम्राज्य है, सबसे पहले तो ये 19वीं से 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 4000 साल पहले, ठीक है, यह साम्राज्य बना था। फिर बाद में इस साम्राज्य पर कुछ और साम्राज्यों का राज हो गया। फिर वापस 7वीं और 6वीं शताब्दी में बेबीलोनिया साम्राज्य वापस स्वतंत्र हुआ, इसे क्षेत्रीय प्रभुत्व मिला। परंतु उसके बाद 6वीं शताब्दी के बाद बेबीलोनिया का जो साम्राज्य है, संस्कृति है, भाषा है, यह सब धीरे धीरे लुप्त हो गई। ठीक है, तो 19वीं और 15वीं शताब्दी में शुरुआत इसकी एक नगर से हुई थी, एक छोटी सी एक छोटा सा नगर था जिसका नाम था बाबल। ठीक है, बेबल भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे बेबीलोन के राजवंश का उदय हुआ था, और ये शुरुआत में एक छोटा सा नगर राज्य था। ठीक है, इस पर जब हम्मुराबी नाम के एक राजा ने फतेह पाया, तो और यहाँ से उन्होंने राज्य को बढ़ाना शुरू किया, तो यह होते होते एक प्रमुख शहर भी हो गया, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी हो गया। और हम्मुराबी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम्मुराबी का बेबीलोनिया के संस्कृति में वही स्थान है जो हमारी संस्कृति में मनु का है। बेबीलोनिया वाले मानते थे कि हम्मुराबी उनके सर्वप्रथम राजा थे, और जो बेबीलोनिया के जो धर्मशास्त्र है, वो भी हम्मुराबी ने ही लिखे थे। इसके बाद जितना भी दक्षिणी मेसोपोटामिया रीजन है, उस क्षेत्र को बेबीलोनिया के नाम से ही जानने लगे लोग। तब भी जब ये 15वीं और 7वीं शताब्दी के बीच उस क्षेत्र पर असीरिया, कसाइट, एलामाइट, इन अलग अलग राजवंशों का वर्चस्व था, तब भी उस राज्य का नाम तो बेबीलोनिया ही था, क्योंकि बेबीलोन शहर उतना प्रमुख हो गया था। और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो अशूर है, अशूरियों के राजा जिनका नाम था सेनाकेरेब, तो सेनाकेरेब ने बेबीलोन पर धावा बोला, विजय पाई, और वो उस समय नहीं चाहते थे कि बेबीलोनिया वापस कभी उभर कर इतिहास में आ पाए, तो उन्होंने बेबीलोनिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और इस तरह से बेबीलोनिया शहर का भी अंत हो गया, और बेबीलोनिया सभ्यता का भी अंत हो गया। ठीक है, पर हमारे लिए सबसे प्रमुख है बेबीलोनिया के खगोल विज्ञान और ज्योतिष के बारे में जानना। तो पुराने बेबीलोनियन काल में बहुत सारे लेख मिलते हैं हमें जो टैबलेट्स पे लिखे जाते थे। तो भारत में हम जानते हैं कि भारत में एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, वो ये है कि लिपि में वर्णन बहुत बाद में आया। तो हमारे वेद पुराण वगैरह है तो बहुत पुराने, पर वो लिखे गए बहुत बाद में, है ना, क्योंकि ये जो मौखिक रूप से ही गुरु से शिष्य ये सारे वेद पुराण वगैरह पास ऑन होते थे। परंतु बेबीलोनिया वैसा था नहीं, तो बेबीलोनिया सब कुछ टैबलेट पे लिखते थे, और उन्होंने, अगर आप उनके टैबलेट्स में देखो तो कई सारे टैबलेट्स जो उनके हैं वो खगोल विज्ञान पर भी प्रकाश डालते हैं। उन्होंने एक सौर वर्ष में दिन के उजाले की लंबाई की भिन्नता के लिए गणित का अनुप्रयोग, ये इसका प्रलेखीकरण किया। यानी आप एक फॉर्मूला थे जिससे आपको पता चल जाता है, आप प्रिडिक्ट कर पाते थे कि किसी दिन जो डे है और नाइट है इसकी लंबाई कितनी होगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते थे। और बहुत सारे सदियों तक उन्होंने खगोलीय घटनाएं जो हुई, जैसे कि ग्रहण हो सकता है, किसी ग्रह का उदय हो सकता है, अस्त हो सकता है, वगैरह वगैरह, इनका इन्होंने विवरण किया। ठीक है, और बेबीलोनी जो टैबलेट्स हैं क्यूनिफॉर्म लिपि में इन्होंने ये सब दर्ज किया, और इन क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में से सबसे प्रमुख एक है
एनुमा अनु एनलिल, ठीक है। तो एनुमा अनु एनलिल, इसमें खगोलीय विज्ञान हमें मिलता है बेबीलोनिया का। हमारे पास जो सबसे पुराने और महत्वपूर्ण टैबलेट है एनुमा एनु एनलिल वाले, तो उसमें वहाँ एक अमी सदुका की एक वीनस टैबलेट है, शुक्र टैबलेट। तो उसमें 21 वर्ष तक की शुक्र को लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये जो शुक्र का दृश्यमान उदय कब हुआ, अस्त कब हुआ, दिखना कब शुरू हुआ, दिखना कब बंद हुआ, यह सब सूचीबद्ध तरीके से दिया जाता है ना। और इसमें ग्रह की गति के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है। और ये शायद सबसे प्राचीन ऐसा लेख सारे संसार में होगा। इस एनुमा अनु एनलिल के अलावा मूल आपिन नाम का भी एक बहुत प्रमुख टैबलेट है। इसमें एक सितारों और नक्षत्रों की सूची दी गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रहों के बारे में भी बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कि जो सूर्य सपोक्ष उदय होता है, हेलियाकल राइजिंग, और सूर्य सपोक्ष अस्त यानी हेलियाकल सेटिंग, अलग अलग ग्रहों के, ये कब होते हैं। तो अगर आपको इसकी भविष्यवाणी करनी है तो उसके लिए सूत्र, फॉर्मूला, वो सब दिए गए हैं। वाटर क्लॉक, जल घड़ी कैसे बनाया जाए, जो ग्नोम है, शैडो क्लॉक्स, वो कैसे बनाए जाए, ठीक है। और इन सब चीजों के बारे में मूलापिंड में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यानी बेबीलोनिया की जो सभ्यता है, यह एक खगोल विज्ञान के मामले में बहुत ऊंधा स्तर तक पहुंची हुई थी। तो ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, इन्होंने बहुत काम किया था। तो उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। हम क्या करेंगे, हम मूलापिंड पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि डेविड पिंगरी समेत कईयों ने माना है हमारे जो भारतीय नक्षत्रों की उत्पत्ति है, ये मूल आपिन के सितारों की और नक्षत्रों की सूची से हुई है, ठीक है। तो हम मूलापिन पे बहुत ध्यान देंगे। तो इससे मैं पूर्व पक्ष पे जाता हूँ कि बेबीलोनिया की जो मूल मान्यता है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मूलापिन सूची भी एकाएक तो आई नहीं होगी। मूलापिन पर भी अगर वहां पे भी कोई सूची बनी होगी तो वो सदियों के स्टडी के बाद बनी होगी। तो मूलापिन सूची के पूर्ववर्ती एक सूची है, उसका अध्ययन करते हैं, जिसे कहते हैं 3 सितारा टैबलेट्स। तो ये जो 3 सितारा टैबलेट है, ये लगभग 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। और इसमें क्या किया गया है कि आकाश को 3 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। 3 भाग में आकाश को बांट दिया गया है। एक उत्तरी भाग है जिस पर माना जाता है कि अकादिया के एक देवता है एनलिल, उनका राज होता है। एक मध्य भाग है जिस पर अकादिया के राजा हैं अनु, उनका राज होता है। और जो तीसरा भाग है वो दक्षिणी भाग है, वहां पे एक देवता उनके हैं ईया, उनका राज है, ठीक है। और फिर इस टैबलेट में, इस सूची में उन्होंने क्या किया है कि तीनों भाग में 12-12 तारों की सूची दी गई है, यानी सब मिला के 36 तारों की सूची दी गई है। 12 तारे उत्तरी भाग में, 12 तारे मध्य भाग में, 12 तारे दक्षिणी भाग में, ठीक है। तो इन जो 36 तारों की जो विस्तृत सूची है, मैं ये आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, बेबीलोनियाई नाम जो है इन तारों के, वो फिर बेबीलोनिया वालों ने क्या चिन्ह दिए थे उन तारों को, वो भी बताऊंगा। फिर इनकी आधुनिक पहचान क्या है, और इनका भारतीय नाम क्या है, और इनका भारतीय चिन्ह क्या है, ठीक है। और मैं ये क्यों कर रहा हूं मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर पहले हम ये सब देख लेते हैं। और ये सब जो है एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र है, जो जॉन एच रॉजर्स ने लिखा है। तो मैंने उससे निकाला है, ठीक है। तो 3 अलग अलग टेबल्स होंगे। तो ये 3 टेबल्स जो हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो टेबल है उसमें अगर आप देख सकते हैं, मैं है ना हर नक्षत्र का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम है ना मुझे प्रोनाउंस करने में भी बहुत दिक्कत होगी, मुझे अकादियन तो आती है नहीं, ठीक है।
जैसे मूला पिन एक एक हो गया। मूला पिन का जो बेबीलोनिया में चिन्ह है वो है प्लो, प्लो यानी हल। ठीक है। आधुनिक समय में हम जानते हैं कि जिसे वो मूला पिन कहते थे वो एक्चुअली ट्रायंगुलम और एंड्रोमेडा, ठीक है, ये कॉन्स्टलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे भारत में हम त्रिकोणी कहते हैं। अब त्रिकोणी का जब तक जहां तक सवाल है, त्रिकोणी एक कॉन्स्टलेशन जरूर है, ठीक है, तारामंडल जरूर है, पर यह नक्षत्रों में इसकी गिनती होती नहीं है, तो इसीलिए भारत में इसके लिए कोई चिन्ह भी नहीं है। ठीक है। वैसे ही अगर आप देखिए अनुनीतम, तो अनुनीतम जो है वो बीटा एंड्रोमेडी जो एक गैलेक्सी है, ये उसके लिए है, जिसे हम वैकुंठ जरूर कहते हैं, पर वो नक्षत्र तो है नहीं हमारे यहाँ, उसे हम नक्षत्र नहीं मानते, तो इसलिए वहां पे चिन्ह नहीं दिया गया है। कुछ कुछ तो इस 36 की सूची में आप देखेंगे, जैसे ये जो चौथा नाम है ऊव आलतार, जिसे शुलपाए भी कहते हैं, जो दरअसल नक्षत्र है ही नहीं, हाँ, वो एक्चुअली है गुरु, ठीक है, बृहस्पति। तो जुपिटर को भी उन्होंने इन तारों की सूची में डाल दिया है। ठीक है। और कहीं कहीं आप देखेंगे आगे भी, अगर आप देखेंगे तो मार्स भी सूची में है, ठीक है, मंगल, वो भी इनके तारों की सूची में है। कभी कभी सीरियस जैसे तारे हैं जो एक अकेले तारे हैं, तो कभी कभी एक अकेले तारे भी इस सूची में देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी स्क्वायर ऑफ पेग या बीटा कैंसरी जैसे तारों के समूह या तारा मंडल को भी हम इसमें पाते हैं, इस 36 की लिस्ट में। तो इसमें से कई क्या है कि भारतीय नक्षत्रों की सूची में आते है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो ग्रह हैं हम नहीं है, कुछ हमारी नक्षत्रों की सूची में है, कुछ नहीं है, और जो है वहां पे भी आप देखोगे कि अकेले अकेले नक्षत्र तो बहुत कम है। जैसे अगर आप ये यहाँ जो पहला वाला नक्षत्र आप देख ले वन इकू, ठीक है, वन इकू जो है यह स्क्वायर ऑफ पेग है, यानी पूर्वा भाद्र और उत्तरा भाद्र दोनों नक्षत्र को मिला के उनके हिसाब से वो एक नक्षत्र है। ठीक है, उनके हिसाब से वो एक नक्षत्र है। और कहीं कहीं हम देखेंगे कि एक अलग सा नक्षत्र वगैरह भी होता है कि जैसे अगर आप देख ले कि ऊर्जा, ऊर्जा जो है, पॉइंटर लगा देता हूँ, ऊर्जा, ऊर्जा जो है, ऊर्जा अभिजीत को वो कहते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप चिन्ह देखोगे तो उनका चिन्ह है गोट, गोट यानी मुर्गिरा, और हमारे यहाँ उसका चिन्ह है घोड़ा, घोड़े का सर। ठीक है। तो चिन्ह में भिन्नता आ जाती है। कहीं कहीं जहाँ चिन्ह एक जैसे हैं कि जैसे लुल, यह एक क्रैब है, क्रैब का मतलब है केकड़ा, हमारे यहाँ भी इसका चिन्ह केकड़ा है, पर यह तो नक्षत्र है ही नहीं। हम इसे कर्क जरूर कहते हैं, पर कर्क तो राशि है, कर्क तो नक्षत्र है ही नहीं। तो उन्होंने तो उसे उस नक्षत्र की सूची में डाल दिया, पर ये हमारे यहाँ तो नक्षत्र की सूची में आती नहीं। ठीक है। ये तीसरा वाला लिस्ट है, तो अगर आप तीसरा वाला लिस्ट देखेंगे तो इसमें शुक्र जैसा ग्रह भी दिख जाता है, इसमें कुछ कुछ राशियां भी दिख जाती हैं, जैसे कि लियो, सिंह। इसमें कुछ कुछ आपको नक्षत्र भी दिख जाएंगे, जैसे कि कॉर्वस, हस्त। ठीक है। बट कुछ कुछ सिंगल स्टार्स वगैरह भी दिख जाएंगे। तो ये जो बेबीलोनिया की ये जो 36 की सूची है ना, ये सूची बड़ी ही भिन्न सूची है हमारी सूची से। ठीक है। पर ये तो हमने बात कर ली 3 सितारा सूची की, पर 3 सितारा सूची से हम जो मूल मान्यता है इनकी उससे आते हैं मूलापिन पर। ठीक है। तो मूलापिन जो है इसकी जो सबसे पुरानी प्रतियां हमारे पास है वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 3 सितारा सूची है वो 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आई, मूलापिन जो है वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आई। तो इसका जो इसकी जो उत्पत्ति है इन 400 साल के बीच में कहीं कभी हुई होगी। ठीक है। यहाँ पे जो ये जो 36 की जो पहले वाली सूची थी, 3 सितारा सूची वाली 36 की सूची, ये 36 की सूची बढ़कर 71 हो जाती है। ठीक है, 71 हो जाती है। और इसमें है ना बहुत सारे परिध्रुवीय तारामंडल भी जुड़ जाते हैं, पोलर कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, सर्कम पोलर कॉन्स्टलेशंस, जैसे ध्रुव और अभय, पोल स्टार्स। ठीक है। और पहली बार इसका एक अलग सा विभाजन देखने को मिलता है, जो हमारे नक्षत्र में तो शुरू से रहा है, पर यहाँ पे ये विभाजन देखने को मिलता है कि इस 71 में से ये एक 17 सितारों की एक अलग की सूची बनाते हैं कि इस 71 में से 17 ऐसे तारे हैं जो चंद्र मार्ग पर स्थित है।
यानी कुछ जैसे ध्रुव है, ध्रुव तो चंद्रमार्ग पे स्थित है नहीं, ठीक है, पर कुछ है जो चंद्र के मार्ग के पर स्थित है या चंद्र के बहुत करीबी है, ठीक है। और इन्होंने इसकी एक अलग सूची बनाई। और क्योंकि हमारे नक्षत्र जो है सारे के सारे चंद्र मार्ग पर ही स्थित हैं, तो मैंने क्या सोचा कि सारे 71 के बारे में बात करने से बेहतर होगा कि मैं सिर्फ इन 17 के बारे में बात करूं, ठीक है। तो इस 17 का अध्ययन करते हैं। वापस मैं ना सारे बेबीलोनियाई नाम वगैरह नहीं लूंगा, पर ये जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कहीं कहीं तो हमारे नक्षत्र हैं, जैसे कृतिका है, मूलमूल जो उनका मूलमूल है वो हमारा कृतिका है, ठीक है। पर कहीं कहीं राशियां हैं, जैसे कि जैसे ये तो नक्षत्र कहते हैं उसे गुआन्ना, बट हम उसे वृषभ मानते हैं, और वृषभ जो है वो राशि है, वो नक्षत्र है नहीं। कुछ और जो है वो ना हम उसे राशि मानते हैं, ना हम उन्हें नक्षत्र मानते हैं, जैसे कि ययाति, ठीक है। कुछ और है जो कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि सीपा अन्ना, वो नक्षत्र जरूर है, पर हमारे यहाँ तो वो दो दो नक्षत्र हैं, मृगशिरा और आर्द्रा। तो इससे एक चीज हमें जरूर समझ में आती है कि देखिए कहीं कहीं उनके एक नक्षत्र है, कहीं कहीं उनके दो नक्षत्र हैं, ठीक है। कहीं कहीं दो नक्षत्र जोड़ के भी उनके हिसाब से एक ही एक नक्षत्र है। कहीं कहीं वो एक पूरे राशि को एक ही नक्षत्र मानते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि एक राशि से भी थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर आप देखिए गिरता, तो गिरता पूरा का पूरा स्कॉर्पियो एंड पार्ट्स ऑफ ऑफियकस है, तो वो एक्चुअली एक राशि से भी बड़ा है। तो इससे होता क्या है कि अगर आप खगोल में देखेंगे तो कुछ कुछ इनके जो नक्षत्र है वो बहुत ही बड़े हैं, वो बहुत सारी कलाएं ऑक्यूपाई करती हैं। और कुछ 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 जो है वो बहुत ही छोटी है, जैसे कि एक क्रूक और ओल्ड मैन जो है ये बहुत छोटी है, ठीक है। और इसी से हमें ना उत्तर पक्ष पर आते हैं। तो उत्तर पक्ष पे आता हूं मैं। तो आकाश में सितारे तो सब देखते हैं, ठीक है। मैंने भी बचपन में सितारे देखे थे, सबने देखे हैं, हर सभ्यता हर संस्कृति ने देखे। और अगर देखे हैं तो इसका नाम भी दिया है, अध्ययन भी किया है। चाहे वो भारत हो, चीन हो, बेबीलोनिया हो, मिस्र हो, माया हो, सबने किया है। तो बात ये नहीं है कि वहां पे भी एक तारों की सूची है और यहाँ पे भी एक तारों की सूची है। हमें ये देखना है कि वो तारों की सूची कितनी भिन्न है या कितनी समान है। इसी से हमें पता चलेगा कि क्या यह एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता गई है, ठीक है। और ये हम कैसे जान सकते हैं? ये हम इससे जान सकते हैं कि क्या इनकी संख्या एक जैसी है दोनों में, क्या बेबीलोनिया और भारत में संख्या एक जैसी है, क्या इनके घटक एक जैसे हैं, क्या इनका वर्णन एक समान है, क्या इनका नाम एक जैसा है, क्या इनकी अवधारणा एक जैसी है, क्या इनकी संरचना एक जैसी है, क्या इनका उपयोग एक जैसा है, क्या इनकी उत्पत्ति क्या क्या उत्पत्ति जहां से हुई है, ओके, वह सच में दूसरी सूची से पुरानी है या नहीं, ठीक है। और इन सब बातों पे हम इस निर्णय पे आ सकते हैं कि क्या सच में एक सभ्यता है दूसरी सभ्यता पे गई है या नहीं, ठीक है। और समय का अभाव है, मैं सीधे खंडन पे जाता हूँ, ठीक है। मैं इन्हीं वर्गों पर इसका खंडन करता हूँ। सबसे पहले संख्या, तो बेबीलोनियन संख्या जो है 3 सितारा सूची है वो 36 है, ठीक है। मूल आपिन में वो बढ़कर 71 हो जाती है, और अगर आप केवल चंद्रमार्ग वाले उनके नक्षत्र देखो तो वो 17 है, ठीक है। इनमें से कोई भी संख्या हमारी जो नक्षत्र की संख्या है, जो कि है 27 28, ठीक है, उससे मेल नहीं खाती। संख्या के ऊपर वो मेल नहीं खाती, घटक, ठीक है। जहां तक घटक की बात करो, हमारे नक्षत्र में केवल तारामंडल है, ठीक है, तारों के समूह है हमारे नक्षत्र। पर अगर आप बेबीलोनिया वाले देखो तो कहीं इकलौते सितारे को भी वो उस सूची में शामिल कर देते हैं, कहीं कहीं तारा मंडल को भी सूची में शामिल कर देते हैं। और हमने तो देखा कई कई बार तो किसी ग्रह को भी उस तारों की सूची में शामिल कर दिया है। तो अगर इन सूचियों के जो घटक हैं इसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर है हम भारतीय और बेबीलोनियन में। अगर वर्णन की बात करें तो अधिकांश प्रविष्टियों में भारतीय आप खुद ही जानते हैं कि अलग अलग तरह के पशु और वस्तु हैं, ठीक है। तो वही सिंबल्स हैं हमारे, जैसे कि अब आर्द्रा हो गया तो आर्द्रा हो गया बूंद, ठीक है, या मगहा है तो मगहा हो गया सिंहासन, ठीक है। अगर आप बेबीलोनिया में देखेंगे तो बेबीलोनिया में पशु भी सिंबल्स हो सकते हैं, वस्तु भी सिंबल्स हो सकते हैं, कई बार उनके अपने देवी देवता भी सिंबल्स हैं कुछ कुछ सितारों के, ठीक है। और जहां और हम कई बार देखते हैं कि जो सिंबल्स हैं, अगर अगर दोनों तरफ पशु है तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे हों। अगर एक जगह घोड़ा है जैसे कि अभिजीत, तो दूसरी तरफ you may like गोट है। to you may like to conclude, sir, because हाँ, speaking over and over again. सो आई जस्ट फिनिश इन अ मिनट। अगर हम नाम देखें तो अलग अलग भाषाओं में है, अगर हम अवधारणा में देखें तो
बेबीलोनियन ने क्या किया है कि आकाश में जो स्थित प्रमुख सितारे हैं उनका संकलन किया है, ठीक है, कि जो एकदम ब्राइट जो स्टार्स हैं उनका संकलन किया है। हमने ब्राइटनेस के बेसिस पे संकलन नहीं किया, हमने संकलन इस पे किया है कि ये कौन से सितारे हैं जो चंद्रमार्ग पे हैं, हमने सिर्फ उन्हीं का संकलन किया है। अगर संरचना की बात करें तो विभा वाले सितारों का चयन बेबीलोनियन ने किया होगा, पर हमने ऐसे तारे चुने हैं, नक्षत्र चुने हैं जिससे जो चंद्रमार्ग है उसका समान हिस्सों में हम उसे बांट सके, 27 इक्वल पार्ट्स में हम उसे बांट सके। तो संरचना का भी तरीका अलग अलग है। उपयोग अगर आप देखो तो बेबीलोनिया में वार्षिक पंचांग में उपयोग होते हैं और भारतीय उपयोग जो है वह दैनिक पंचांग में होता है। तो और उत्पत्ति काल तो हमने देख ही लिया कि वहां पे 11वीं से 7वीं शताब्दी है, और हमारे भारतीय नक्षत्र अथर्ववेद से हैं, जो कई लोग नहीं मानते होंगे कि वो 5000 साल पुराने हैं, पर जो वो भी नहीं मानते वो भी ये तो जरूर कहते हैं कि 12वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी से पुराना तो हो ही नहीं सकता। तो दिखती बात है कि जब ये अथर्ववेद में नक्षत्र आ गए थे ना, तब बेबीलोनिया में जो नक्षत्र सूचियां है वो बहुत ही भिन्न थी, ठीक है। और इसी कारण हम ये कह नहीं सकते कि बेबीलोनिया से यह हमारी संस्कृति में आए थे, ठीक है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एकदम अलग हुई है, इनका स्वरूप अलग है, संख्या अलग है, घटक अलग है, अवधारणा अलग है, और इसीलिए एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता पे प्रभाव का की कोई संभावना ही नहीं है, और जो ये कहते हैं वो काल्पनिक ही कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रितेश जी। आपका ये रिसर्च वर्क जो है उन लोगों के लिए डेफिनेटली यूजफुल है जो नक्षत्र के बारे में और ज्यादा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं। जाहिर है कई स्टूडेंट्स हैं, कई फैकल्टीज भी हैं जो सिद्धांत पर काफी जोर देते हैं। जी जी जी। थैंकफुल टू यू, वंडरफुल स्टडी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।